मेरी बहन की सहेली ने मुझे मुंह पर लात मार दी। उसने सिर्फ लेस वाली इनरवियर पहनी हुई थी और अपने पैर से मेरे चेहरे को बार बार रगड़ते हुए बोली, बोल छोटे भाई, तू कौन है? ब्रेकअप के पहले ही दिन उसने शराब के नशे में मेरी पहली किस छीन ली। बाद में जब मेरी एक्स ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की तो इसी सहेली ने मुझे पूरे कॉलेज में सीना चौड़ा करके जीने का मौका दिया और मुझे सबकी जलन की वजह बना दिया, जिससे मेरी एक्स को पछतावा होने लगा। वहीं दूसरी तरफ मेरी खूबसूरत और दबंग बहन ने मुझे दीवार से सटाकर मेरी ठोड़ी पकड़ी और बड़े ही मीठे पर शरारती अंदाज में मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तू तो बिल्कुल सीधा साधा नौसिखिया है, कभी किसी को किस भी नहीं किया क्या? अरे रे, तेरी बहन ने ही तुझे बिगाड़ दिया, अब क्या करें? आगे से जब भी कोई पूछे कि तेरी पहली किस कब हुई थी तो बोलना कि कॉलेज के पहले साल में एक किराए के कमरे में, और कोई पूछे किसके साथ हुई थी तो कहना कि नीचे वाले कमरे की बहन के साथ। कुछ समय पहले ही मेरी बहन ने मुझे झांसा देकर अपनी सहेली के साथ रहने के लिए भेज दिया था। उस वक्त मुझे इस मुसीबत की गहराई का अंदाजा नहीं था। दीदी, अब आप ज्यादा भाषण मत दो, मैंने अपनी बहन की हिदायतों को बीच में ही रोकते हुए चिढ़कर कहा। चाबी मुझे मिल गई है, जगह भी ढूंढ ली है, इतना बड़ा हो गया हूँ, क्या खो जाऊंगा? फोन के उस पार से बहन की घबराई हुई आवाज आई, अरे सुन तो, एक बात बताना भूल गई। मैंने तुरंत फोन काट दिया। दिल हल्का महसूस हुआ। मैं अपना सूटकेस लेकर एक शानदार अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था और आत्मविश्वास से भरकर बहन के बताए फ्लैट तक पहुंच गया। चाबी ताले में घुमाई और दरवाजा खुल गया। मुझे लगा था कि खाली पड़े घर की तरह यहाँ भी धूल की बदबू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय शराब की हल्की महक के साथ एक बहुत ही प्यारी सुगंध मेरी सांसों में घुल गई। मैं वहीं ठिठक गया। हॉल में एक औरत खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, लंबी और कड़क मिजाज। उसने सिर्फ काले रंग की फिटिंग वाली लेस की इनरवियर पहन रखी थी। धुंधली रोशनी में उसका हुस्न किसी बेहतरीन मूर्ति की तरह लग रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया और मैं बुत बना वहीं खड़ा रहा। शायद उसने अभी अभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। वह धीरे से मुड़ी। उसके गाल लाल थे और आंखें चढ़ी हुई थीं। साफ दिख रहा था कि वो नशे में धुत है। उसने मुझे देखा, उसकी भौहें तन गईं और नशे के गुस्से में चिल्लाई, बूढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का ताला तोड़ने की? खा मेरी लात। बूढ़ा? मैं समझ पाता कि वह किसे कह रही है। उससे पहले ही एक गोरी सी परछाई मेरी आंखों के सामने तेजी से आई। उसने बड़ी सफाई से पैर ऊपर उठाया और उसका बिना चप्पल जुराब का खूबसूरत नंगा पैर सीधे मेरे चेहरे पर आ लगा। धड़ाम! इतने जोर का झटका लगा कि मैं पीछे की तरफ गिर पड़ा। मेरा सिर जमीन से जोर से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि मैं संभल पाता, एक पैर मेरी गाल पर आकर टिका। कोमल, गुनगुना, लेकिन उसमें एक हल्की सी ठंडक और ताकत भी थी। मुझे मजबूरन अपना सिर ऊपर उठाना पड़ा। मेरी नज़र में उसका ऊपर से नीचे की ओर घूरता हुआ चेहरा था और पास ही एक ऐसा नज़ारा जिसे देखकर मेरी धड़कनें थम गईं। गाल पर पड़ रहे दबाव से दर्द होने लगा और जान बचाने की मेरी इच्छा एकदम से जाग उठी। मैंने तुरंत हाथ उठाकर फर्श को थपथपाया और किसी रैप की तरह तेजी से बोलने लगा, दीदी, मेरी बहन शिन रुओशी है, उसने ही मुझे यहाँ रहने भेजा है। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मेरे पास चाबी है। मैंने घबराकर अपनी जेब से चाबी निकाली, उसे ऊपर उठाया और जोर जोर से हिलाने लगा। मेरे चेहरे पर बना दबाव कम हुआ और उसने अपना पैर वापस खींच लिया। बाई निंगबिंग नीचे झुकी, मेरे बहुत करीब आई और मुझे ध्यान से देखने लगी। शराब की बू और उसकी खुशबू अब और भी तेज हो गई थी। उसने एक बार मुझे देखा और फिर मेरे हाथ में मौजूद चाबी को। कुछ सेकंड बाद उसने एक ओह कहा। लगता है उसका नशा थोड़ा कम हो गया था। उसकी आवाज में एक आलस था, जिसमें अभी अभी सोकर उठने वाली भारीपन और माफी का एहसास झलक रहा था। अच्छा, तो तुम छोटे भाई हो। माफ करना, दीदी ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। वह सीधी खड़ी हुई और अपना सिर सहलाते हुए बोली, तुम ऊपर जाकर अपने लिए कोई कमरा चुन लो, मुझे थोड़ा सोना है। इतना कहकर वह लड़खड़ाते हुए नीचे वाले मुख्य बेडरूम में चली गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। उसने मुझे अकेले उसी ठंडे फर्श पर पड़ा छोड़ दिया, जहां मेरे गाल पर अभी भी उसके पैर की गर्माहट और छुअन महसूस हो रही थी। मैं अपने लाल और गर्म होते गाल को सहलाता हुआ
शर्मिंदगी और गुस्से से भरा, जैसे तैसे जमीन से उठा। अपना सूटकेस घसीटते हुए मैं दूसरी मंजिल की तरफ भागा और अंदाजे से कोई भी कमरा चुन लिया। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और शिन रुओशी को कॉल मिलाया। फोन उठाते ही मैं उस पर बरस पड़ा। शिन रुओशी, तुम कितनी गैरजिम्मेदार हो। तुमने ये क्यों नहीं बताया कि घर में पहले से कोई रह रहा है। उसने लात मारकर मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरा गाल अभी भी दर्द कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ से शिन रुओशी माफी मांगने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हें निंगबिंग ने लात मारी? चेहरे पर मारी क्या? क्या उसने नाइट सूट पहना हुआ था? मैं गुस्से के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने आगे कहा, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बाई निंगबिंग है, ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट। मैं जल्दबाजी में थी और सोच रही थी कि तुम वहां रहकर उसका ख्याल भी रख लोगे, लेकिन उसे पहले से बताना भूल गई। शिन रुओशी की हंसी रुकी नहीं रही थी। शियाओ च्वान, तुम्हें इस दीदी की बहुत ध्यान से सेव करनी होगी। उससे उलझना आसान नहीं है। फोन कटने के बाद मैंने अपने चेहरे पर पड़े हल्के निशान को छुआ। दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। बाई निंगबिंग, ये नाम और उसकी वो खूबसूरत लेकिन खतरनाक लात मेरे दिमाग में गहराई से छप गई थी। अगली सुबह आंखों के नीचे हल्के काले घेरों के साथ मैं थोड़ा डरते हुए कमरे से बाहर निकला। लिविंग रूम में कोई नहीं था। बाई निंगबिंग जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर एक कागज का टुकड़ा रखा था, जिसके नीचे 100 रुपए का एक नया नोट दबा हुआ था। मैंने वो कागज उठाया, जिस पर बड़ी ही बेफिक्र और तीखी लिखावट में लिखा था, छोटे भाई, ये कल की दवाई के पैसे हैं, जाकर कुछ अच्छा खा लेना। मैंने उस 100 रुपए के नोट को देखा और न चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई। क्या यह मुझे कोई मामूली चीज समझ रही है? अगले कुछ दिनों में मुझे दिन के उजाले में वाइट निंगबिंग फिर कभी नहीं दिखी, लेकिन घर में छोड़े गए सुरागों के जरिए मैं धीरे धीरे उसकी जीवन शैली को समझने लगा। वह रात में जागने वाली एक आत्मा की तरह थी। दिन में घर बिल्कुल शांत रहता था और रात होते ही नीचे के कमरे से संगीत की आवाज या उसके शराब का कैन खोलने की आवाज आने लगती थी। कूड़ेदान में हर दिन स्नैक्स के ढेरों पैकेट और शराब की खाली बोतलें बढ़ जाती थी। वह एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर थी, जिसकी दिनचर्या बेहद अनियमित थी और वो बहुत ज्यादा आलसी भी थी। यहाँ तक कि उसे खाना ऑर्डर करने में भी का ख्याल आते ही मेरे अंदर उसे इस दलदल से उबारने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। मैं पास के सब्जी बाजार गया, ताज़ा सब्जियां और मांस खरीदा और दीदी की सहेली के आश्रय का उपकार चुकाने के बहाने मैंने उसके खाने पीने की जिम्मेदारी खुद संभालने का फैसला किया। शाम को मैंने 3 सब्जियां और एक सूप बनाया, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। नीचे के कमरे का दरवाजा आखिरकार खुला। वाइट निंगबिंग ढीले ढाले घरेलू कपड़ों में अपनी आंखें मलते हुए बाहर आई और खुशबू का पीछा करते हुए रसोई में पहुंच गई। जब उसने मेज पर गर्मागर्म खाना देखा तो उसकी उन आंखों में, जो हमेशा थोड़ी आलसी लगती थी, पहली बार साफ तौर पर हैरानी दिखाई दी। तुमने बनाया है? मैंने थोड़ा घबराते हुए सिर हिलाया। निंगबिंग दीदी, तुम चक्कर देखो। उसने कांटा उठाया, टमाटर और अंडे की सब्जी का एक निवाला लिया और कुछ बार चबाने के बाद उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। स्वादिष्ट है। उसने बिना किसी झझक के मेरी तारीफ की। छोटे भाई, तुम न्यू ओरिएंटल से ग्रेजुएट तो नहीं हो ना? वो बड़ी तेजी से खाना खा रही थी और मजाक करना भी नहीं भूली। अब से दीदी के पेट की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। उस पल उसे भरपेट खाते देखकर मेरे दिल में भी एक गहरी संतुष्टि का एहसास हुआ। हमारे बीच का रिश्ता इसी खाने की मेज पर बहुत तेजी से नजदीक आ गया। एक और रात वाइट निंगबिंग ने वाइन कैबिनेट से लाल शराब की एक बोतल निकाली, 2 ग्लास में ढाली और एक ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया। दीदी के साथ थोड़ा पियो। मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए मना किया। निंगबिंग दीदी, मुझे शराब पीना ज्यादा नहीं आता। उसने भी ज्यादा जिद नहीं की, खुद ही ग्लास पकड़ा और मेरे साथ बालकनी में रखी बेंत की कुर्सी पर बैठ गई। शाम की हल्की ठंडी हवा बहुत सुहानी लग रही थी और हम इधर उधर की बातें करने लगे। तब मुझे पता चला कि वह भी जियांगडा यूनिवर्सिटी की ही ग्रेजुएट थी, मुझसे कुछ साल सीनियर, और अपने जमाने में कॉलेज की एक जानी मानी हस्ती हुआ करती थी। चित्रकारी में इतने इनाम जीते हैं कि संभाले न संभालें, गायकी इतनी कमाल की अपना खुद का कॉन्सर्ट खोल ले, और ऊपर से मेरी बड़ी बहन शिन रुओशी की सबसे पक्की सहेली। अब उसे भी पता चल गया था कि मैं जियांग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और उसे यह भी मालूम हो गया था
कि कॉलेज में मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मुझे जुड़े अभी कुछ ही महीने हुए हैं। देर रात तक बातें होती रहीं और हवा और ठंडी हो गई। मैंने सिर्फ एक पतली टी शर्ट पहन रखी थी, इसलिए ठंड के मारे मेरी ककम्पी छूट गई। बाई निंगबिंग ने ये देख लिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वह बहुत सहजता से उठी और अंदर कमरे में चली गई। जब वो वापस बाहर आई तो उसके हाथ में उसकी एक पतली जैकेट थी। उसने बड़ी महारत और हक जताते हुए वह जैकेट मेरे कंधों पर डाल दी। उसकी आवाज उतनी ही शांत थी जैसे कह रही हो कि आज मौसम अच्छा है, छोटे बच्चे, कहीं ठंड न लग जाए, वरना दीदी के लिए खाना कौन बनाएगा। मैं वहीं सुन्न बैठा रहा, मुझमें हटने की हिम्मत भी नहीं हुई। उस जैकेट से उसकी अपनी एक खास खुशबू आ रही थी, जिसमें हल्की सी शराब की महक भी घुली हुई थी, जिसने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मैंने चुपके से अपना सिर घुमाया और उसे देखा। चांदनी की रोशनी में उसकी प्रोफाइल बेहद कोमल और सुंदर लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसकी सुंदरता में खो जाए। अगले कुछ हफ्ते जिंदगी बड़ी शांति से गुजर रही थी, लेकिन फिर एक फोन कॉल ने इस शांति को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। ये मेरी गर्लफ्रेंड शियाओ मिंग है। शिनचुआन, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। फोन की दूसरी तरफ से आवाज बहुत ठंडी और सख्त थी। क्यों? मैंने फोन को कसकर पकड़ा। मेरी आवाज कांप रही थी। अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची, बस इतना ही। टू टू टू। उसने फोन काट दिया। मैं कॉलेज के पेड़ों से घिरे रास्ते पर मानो सन्न खड़ा रह गया। क्या सिर्फ इसलिए कि फीलिंग्स खत्म हो गई? हमें तो साथ आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। दिल में इतना दर्द हो रहा था कि सांस लेना भारी लग रहा था। मैं खुद को संभाले रख रहा था, क्योंकि मैं हर किसी के सामने कॉलेज में बिखरना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा और जाने लगा, मेरी नजर अचानक थोड़ी दूर एक मोड़ पर पड़ी। शियाओ मिंग तेज कदमों से चल रही थी। फिर वह एक सफेद BMW कार में बैठ गई। कार चलाने वाले को मैं जानता था। वो हमारे ही कॉलेज का एक नया अमीर बाप का बेटा लिन हान था। उस एक पल में दिल का सारा दर्द तीखे कांटों में बदल गया और मेरे सीने में बुरी तरह चुभने लगा। बात फीलिंग्स खत्म होने की नहीं थी, मुझे तो धोखा दिया गया था। मुझे नहीं पता कि मैं घर कैसे पहुंचा। दिमाग पूरी तरह खाली था। बस शियाओ मिंग का बिना मुड़े उस कार में बैठ जाना ही बार बार याद आ रहा था। मैं बेधड़क रसोई में चला गया और किसी रोबोट की तरह आदत से मजबूर होकर सब्जियां धोने और काटने लगा। मैंने ऐसा दिखाने की पूरी कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन मेरे कांपते हाथों ने मेरा भेद खोल दिया। छपाक! चाकू मेरी उंगली पर फिसल गया। एक गहरा कट लग गया और खून बहने लगा। आह! मैं दर्द से कराह उठा। क्या हुआ? पीछे से बाई निंगबिंग की आवाज आई। न जाने कब वह अपने कमरे से निकलकर रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी और भौहें सिकोड़कर मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से अपनी जख्मी उंगली पीछे छुपा ली। कुछ नहीं, निंगबिंग दी, बस गलती से हाथ कट गया। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। रात का खाना बस बनने ही वाला है। उसने कुछ नहीं कहा, बस कुछ सेकंड तक शांत रहकर मुझे देखती रही। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे मेरे हर झूठे नकाब के पार देख सकती हों। वह मुड़ी और बैठक की ओर चली गई। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में चली गई है, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब कुछ मिनटों बाद वो रेड वाइन की एक बोतल और 2 ग्लास लेकर वापस रसोई में आ गई। उसने शराब और गिलासों को काउंटर पर रखा और उसकी आवाज में एक तटस्थता थी। मूड खराब है, थोड़ा पी लो, आज दीदी तुम्हारे साथ है। मैं खुद को और अधिक रोक नहीं। हाई स्कूल के स्नातक स्तर पर शियाओ मिंग के साथ रिश्ते की शुरुआत से लेकर उस सुंदर भविष्य की कल्पना तक जो मैंने देखा था, और फिर आज के दिन तक कि उसने कितनी बेरुखी से ब्रेकअप का प्रस्ताव रखा और कैसे मुड़कर एक अमीर घराने के लड़के की गाड़ी में बैठ गई। मैं जितना अधिक बोलता गया, उतना ही अधिक दुखी और व्यथित होता गया। अंत में मैं उसके सामने किसी घर खोए हुए बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने पूरे समय कुछ नहीं कहा, बस शांति से सुनती रही और कभी कभार मेरा ग्लास दोबारा भर देती थी। जब मेरी रोने की आवाज बैठ गई और सांसें उखड़ने लगी, तब जाकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरे बालों को सहलाया। उसका हाथ बहुत सॉफ्ट था, जिसमें एक हल्की सी ठंडक थी। रो क्यों रहे हो? उसका लहजा कड़ा और रोबदार था। ऐसी औरत के लिए रोना बेकार है। कोई बात नहीं, पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा? वह थोड़ा रुकी
और अचानक उसके होठों पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अगर वास्तव में कोई न मिले तो कोई बात नहीं, अपनी इस दीदी से ही लव कर लो। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से बेवकूफों की तरह सिर उठाकर उसे देखा। मध्यम रोशनी में शराब के असर ने उसके चेहरे को बेहद खूबसूरत बना दिया था। हमारी नजरें मिलीं, सांसें उलझ गई और हवा जैसे जम सी गई। 1 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय बीत गया। वो अचानक हंसी। वह मुस्कान खतरनाक भी थी और आकर्षक भी। उसने सीधे हाथ बढ़ाकर मेरे सिर के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। फिर अपने हल्के ठंडे होठों से बड़े अधिकार से और बिना किसी इनकार की गुंजाइश के मुझे चूमने लगी। मेरा दिमाग एक जोरदार धमाके के साथ आतिशबाजी की तरह उड़ गया। वह किस बहुत लंबा और गहरा था, जो पूरे 5-6 मिनट तक चला, जिसमें रेड वाइन की महक और उसके शरीर की एक अनोखी खुशबू भरी हुई थी। मेरा पहला किस इस तरह उसने दबंगई से छीन लिया था। उस किस के बाद हमने और भी ज्यादा पी। मुझे पूरी तरह से होश नहीं रहा। मेरी आखिरी याद बस एक अनवरत चक्कर आने की और उसकी भीनी भीनी खुशबू में लिपटे होने का एहसास था। अगले दिन जब मैं असहनीय सिरदर्द के साथ जागा तो मैंने पाया कि मैं अपने बिस्तर पर ठीक से सोया हुआ था और मेरे कपड़े भी पूरी तरह सुरक्षित थे। नीचे रसोई से कुछ आवाजें आ रही थीं। मैं डगमगाते कदमों से नीचे गया और सामने का नजारा देखकर एक बार फिर हैरान रह गया। बाई निंगबिंग, वो बेहद आलसी औरत, एप्रन पहने रसोई में अंडे तल रही थी। मेरी आहट सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर झिझक का एक भाव तैर गया। उठ गए? आओ, नाश्ता कर लो। हम में से किसी ने भी बीती रात के उस चुंबन का जिक्र नहीं किया, मानो वो शराब के नशे में देखा गया कोई मतिभ्रम भर हो। उस दिन से मैंने रोज सुबह एक नया काम करना शुरू कर दिया, उसके लिए नाश्ता तैयार करना। उसे खाना खाते हुए देखने के बाद ही मैं स्कूल के लिए निकलता था। ब्रेकअप का असर मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा निकला। मेरा, शाओ मेंग और लिन हान का ये त्रिकोण प्रेम जल्द ही पूरे नाटक का सबसे बड़ा गॉसिप बन गया। मैं वह बेचारा इंसान बन चुका था जिसे छोड़ दिया गया था। सहानुभूति और उपहास भरी नजरों से बचने के लिए मैंने स्कूल में खुद को और भी समेट लिया। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बस क्लासरूम, कैंटीन और घर तक ही सिमट कर रह गई थी। ये नीरस जरूर था, लेकिन इसने मुझे एक दुर्लभ शांति का एहसास कराया, क्योंकि मुझे पता था कि घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है, जिसके लिए मुझे खाना बनाना है। उस दोपहर आखिरी क्लास खत्म होने के बाद मैंने अपना बैग समेटा और बेहद खुशी खुशी घर लौटने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं क्लासरूम की इमारत से बाहर निकला, 2 लड़कों ने मेरा रास्ता रोक लिया। वे लिन हान के 2 चेले थे। उन्होंने दोनों तरफ से मेरी बाहें पकड़ ली और उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। किन चुआन, चलो, लिन साहब ने तुम्हें खुशी के एक खास पल का गवाह बनने के लिए बुलाया है। नखरे मत दिखाओ। मेरा दिल बैठ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं नहीं जा रहा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वे बहुत ताकतवर थे। मैं खुद को उनके चंगुल से छुड़ा ही नहीं पाया। वे मुझे आधा घसीटते और आधा पकड़ते हुए जियांगडा यूनिवर्सिटी के खेल के मैदान में ले आए। मैदान के ठीक बीचों बीच प्रपोजल का एक शानदार नजारा सजाया गया था। जमीन पर गुलाब की अनगिनत पंखुड़ियां बिछाई गई थी, जिनसे एक बड़ा सा दिल बनाया गया था। हवा में रंग बिरंगे गुब्बारे तैर रहे थे, जिन पर लिखा था, शाओ मेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो सब तमाशा देखने आए छात्र थे, और मुझे उन्होंने मैदान के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जबरदस्ती दबोचकर खड़ा कर दिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, ठीक किसी ऐसे कैदी की तरह जिसे सार्वजनिक रूप से सजा दी जाने वाली हो। ये पूरा नजारा साफ तौर पर लिन हान ने मुझे दिखाने के लिए ही रचा था, मुझे सरेआम नीचा दिखाने की एक सोची समझी साजिश। समय बीतता जा रहा था। लिन हान इस ड्रामे को जितना हो सके उतना बड़ा बनाना चाहता था, इसलिए उसने मुख्य नायिका शाओ मेंग को काफी देर तक सामने नहीं आने दिया। मैं किसी जोकर की तरह वहां दबा पड़ा था और सैकड़ों ज़ारों नजरों के बाण सह रहा था। हम तीनों को जानने वाले आसपास के लोग मेरी तरफ इशारे कर रहे थे। अरे देखो, वह किन चुआन है, शाओ मेंग का पूर्व प्रेमी। कितना लाचार है बेचारा। एक्स गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई और अब इसे उनका प्रपोजल देखने के लिए खींच लाया गया। लिन हान की ये चाल बहुत निर्दयी है, ये तो जीते जी मारने जैसा है। ताने,
कानाफूसी और दया से भरी निगाहें किसी अनगिनत बारीक सुइयों की तरह मेरे शरीर में चुभ रही थीं। हर एक पल, हर एक सेकंड एक अजाब की तरह बीत रहा था। मेरी मुट्ठियां कसने के कारण सफेद पड़ गई था। ई और नाखून हथेली में इतने गहरे गड़ गए थे कि लाल चांद जैसे निशान बन गए थे। मैं अपना सिर झुकाए बैठा रहा। लगभग 1 घंटा बीता, जो किसी सदी जितना लंबा लग रहा था। आखिरकार जोरदार तालियों और शोर के बीच मुख्य नायिका शाओ मेंग ने मंच पर कदम रखा। वो सुंदर फ्रॉक पहने हुए थी और किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। लिन हान हाथ में फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए एक घुटने के बल बैठा और दिल से अपने प्यार का इजहार करने लगा। शियाओ मेंग ने शर्माते हुए अपना मुंह ढक लिया और आंखों में खुशी के आंसू लिए हामे सिर हिला दिया। सब लोगों की शुभकामनाओं के बीच दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और चूमने लगे। पूरे मैदान में तालियों और शोर का माहौल अपने चरम पर पहुंच गया। सभी की नजरें उन दोनों और पास में ही जमीन पर दबाकर रखे गए मेरे बीच घूम रही थी। उन आंखों में मेरे लिए सिर्फ गहरी दया और साफ साफ उड़ाया जा रहा मजाक था। मुझे लगा कि मेरी दुनिया इस पल पूरी तरह से बिखर गई है। जब मैं अपमान की हद महसूस कर रहा था और निराशा में जमीन में समा जाना चाहता था, तभी एक ठंडी लेकिन बेहद गुस्से से भरी आवाज गूंजी, दीदी, दीदी, मेरे भाई को दबाकर रखने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम लोगों की? मैंने तो इसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। सब दूर हटो यहाँ से, इसे घर चलकर मेरे लिए खाना बनाना है। ये आवाज बाई निंगबिंग की थी। सबने आवाज की तरफ देखा। बाई निंगबिंग ने एकदम साधारण सी सफेद टी शर्ट, जीन्स और कैनवास शूज पहन रखे थे, लेकिन फिर भी वह एक महारानी की तरह पूरे रोब के साथ हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा था और उस बेहद खूबसूरत चेहरे पर साफ लिखा था कि उससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। इससे पहले कि वो दोनों चेले या बाकी कोई भी कुछ समझ पाता, वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कैनवास शूज पहने पैरों से बिजली की तेजी और सफाई से वार किया। धान्य धान्य 2 जोरदार आवाजें हुईं। जो दोनों चेले अभी तक मुझे जमीन पर दबोचे हुए थे, वे बोरी की तरह उड़े और दूर जाकर गिरे। फिल्मों जैसे इस अचानक हुए सीन को देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह गए। बाई निंगबिंग ने एक बार भी लिन हान और शियाओ मेंग की तरफ नहीं देखा, जो अभी भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे। वह नीचे झुकी। उसने हैरान खड़े मुझे हाथ पकड़कर उठाया और मुड़कर चलने लगी। बाई निंगबिंग ने गुंडों को लात मारकर उड़ाया और मुझे दबंग स्टाइल में अपने साथ ले गई। ये पूरा नज़ारा बेहद शानदार और कमाल का था। हमारे जाने के बाद मैदान में एकदम से हलचल मच गई और बातें शुरू हो गईं। अरे बाप रे, वो लड़की कौन थी? कितनी ज्यादा खूबसूरत है यार। अभी जो लात मारी उसने, पक्का मार्शल आर्ट सीखा है उसने। इस शियाओ मेंग से तो 100 गुना ज्यादा सुंदर है। क्या एटीट्यूड है, असली देवी तो ये है। तभी तो छिन चुआन ब्रेकअप के बाद इतना शांत था। उसे तो पहले ही इतनी खूबसूरत नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। तुमने शियाओ मेंग का चेहरा देखा? एकदम पीला पड़ गया था। इस साल का सबसे जबरदस्त ब्रेकअप ड्रामा बन गया ये। लोग जो पहले मुझ पर दया कर रहे थे, अब वे मुझसे जलने लगे थे। शियाओ मेंग और लिन हान को मिल रही बधाइयाँ अब मजाक उड़ाने में बदल चुकी थी। शियाओ मेंग वहीं खड़ी रह गई। आसपास के तीखे तानों को सुनकर उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने बानिंगबिंग के जाने की दिशा में देखा। वह चेहरा, जो सुंदरता, शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व हर मामले में उस पर पूरी तरह भारी पड़ रहा था, उसक एक दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो आज की सबसे बड़ी विजेता और हर किसी की नज़र का केंद्र बनने वाली थी, लेकिन इस पल वो पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई थी। पछतावे और जलन नाम की भावना पहली बार उसके दिल में बहुत तेजी से पनपने लगी थी। पास में खड़े लिन हान का चेहरा भी बेहद खराब हो चुका था। वह बानिंगबिंग से बात करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके आसपास के इतने मजबूत और डरावने प्रभाव के कारण वह अपनी जगह से हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस बेबस होकर देखता रहा कि कैसे वह मुझे अपने साथ ले गई और महफिल की सारी रौनक भी चुरा ले गई। दूसरी तरफ बानिंगबिंग लगातार मेरा हाथ थामे हुए थी। उसकी हथेली बहुत गर्म और मजबूत थी। हम दोनों बहुत दूर तक भागते रहे, जब तक कि खेल के मैदान का शोरशराबा सुनाई देना बंद नहीं हो गया। तब तक वो नहीं रुकी। वो हाँफ रही थी और उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा।
जो अभी भी थोड़ा खोया हुआ सा था। क्या तुम दुखी हो? उसकी आवाज में एक हल्की सी परवाह छिपी हुई थी, जो आसानी से महसूस नहीं होती थी। क्या उस छोटी सी लड़की के लिए ये सब सहना सही था? मैंने ना में सिर हिलाया। इस समय मेरा दिल एक ऐसी खुशी और अपनापन से भरा हुआ था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। बेइज्जती की वजह से जो थोड़ा बहुत दुख हुआ भी था, वो पूरी तरह से बहकर मिट चुका था। मैंने हिम्मत जुटाई और थोड़ा शर्माते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। बस निंगबिंग दीदी, आप अभी बहुत ही शानदार और कमाल की लग रही थीं। वह एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर अचानक हंस पड़ी। थोड़ी देर पहले वाला उसका दबदबा और कड़ा अंदाज एक पल में गायब हो गया। वह मेरे करीब आई, अपनी खूबसूरत पलकें झपकाई और उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान आ गई। अपने इस डरे हुए रूप को तो देखो। उसने अचानक एक ऐसा सवाल पूछा जिसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। क्या तुमने उस शियाओ मोंग को कभी चुमा भी नहीं है? मेरा चेहरा पल भर में एकदम लाल हो गया। मैं हकलाने लगा, लेकिन आखिर में शर्म के मारे मैंने अपना सिर हाँ में हिला ही दिया। बानिंगबिंग ने बहुत ही अजीब सा मुंह बनाकर 2 बार ताली बजाने जैसा नाटक किया। उसका चेहरा बहुत बढ़ा चढ़ाकर भाव दे रहा था। अरे बाप रे, अब तो काम बिगड़ गया। तुम तो एकदम सीधे साधे और मासूम हो, और लगता है मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया। वह बोलती जा रही थी और साथ ही मेरे चारों तरफ घूमकर मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देख रही थी। फिर उसने बहुत ही नटखट, मीठे और थोड़े शरारती अंदाज में बात को लंबा खींचते हुए कहा, अब बताओ क्या किया जाए? आगे चलकर जब कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा पहला चुंबन कब हुआ था, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि कॉलेज के पहले साल में, एक किराए के कमरे में। वह थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर मेरे लाल होते हुए चेहरे को देखकर बहुत ही चुलबुले और शरारती अंदाज में बोली, और जब कोई पूछेगा कि किसके साथ हुआ था, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि मेरे घर के नीचे रहने वाली दीदी के साथ। उसकी इन नटखट और अदाओं से भरी बातों को सुनकर, खासकर जिस तरह से उसने दीदी शब्द को खींचकर बोला था, और उसके उस चंचल और प्यारे रूप को देखकर मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर किसी बिल्ली के पंजे ने बहुत धीरे धीरे और बार बार सहलाया हो। एक बहुत ही मीठा, हल्का और अजीब सा एहसास होने लगा, जिससे दिल के अंदर बहुत तेज खलबली मचने लगी। मैंने अपने सामने मौजूद इस औरत को देखा, जो कभी रौबदार और दबंग लगती थी, तो कभी बेहद नटखट और कभी कभी बहुत ही नजाकत भरी देखभाल करने वाली। पहली बार मुझे इतनी शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। कॉलेज के उस बड़े ड्रामे के बाद मेरे और बै निंगबिंग के बीच का रिश्ता और भी नाजुक हो गया था। किंचुआन एक ही रात में मशहूर हो गया था। एक बेबस, ठुकराए हुए इंसान से सीधा उन सभी लड़कों की नफरत और जलन का केंद्र बन गया था, जिन्हें उससे रश्क हो रहा था। और दूसरी तरफ किसी ने चुपके से बै निंगबिंग की तस्वीर खींचकर कॉलेज के फोरम पर डाल दी थी, जहां उसे भारी वोटों के साथ जियांगड़ा यूनिवर्सिटी के इतिहास की सबसे खूबसूरत पार्टनर चुना गया। मैंने इन अफवाहों पर कोई सफाई नहीं दी, बल्कि सच कहूँ तो दिल ही दिल में मुझे इस बात से थोड़ी खुशी ही हुई। सप्ताहांत की एक सुबह मैंने नाश्ता तैयार किया, लेकिन हर बार की तरह बै निंगबिंग नीचे नहीं आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं उसके कमरे के दरवाजे पर गया और हल्के से खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखते ही शराब की तेज बदबू नाक से टकराई। मैं अंदर गया और देखा कि वह बिस्तर पर नहीं, बल्कि लिविंग रूम के सोफे पर सिमटकर लेटी हुई थी। उसके ऊपर सिर्फ एक पतली सी चादर पड़ी थी। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ा हुआ था, होठों की रंगत उड़ चुकी थी और माथे पर शिकन थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका माथा छुआ। वह तप रही थी, उसे तेज बुखार था। पक्का वह कल रात फिर से बहुत ज्यादा पीकर सोफे पर ही सो गई होगी, जहां उसे ठंड लग गई। उसकी ये लाचार और कमजोर हालत देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने तुरंत उसकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। फर्स्ट एड बॉक्स से थर्मोमीटर निकाला और उसकी कांख में लगाया। तापमान 38.8 डिग्री था। मैंने बुखार की दवा निकाली, एक गिलास गुनगुना पानी लिया और उसके ढीले पड़ चुके शरीर को सहारा देकर उठाया। निंगबिंग दीदी, उठो, दवा खा लो। उसने धुंधली आंखों से मुझे देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने दवा उसके मुंह में डाली और बहुत संभाल कर उसे पानी पिलाया। इसके बाद मैं एक बर्तन में गुनगुना पानी लाया
और तौलिए से बार बार उसका माथा, गर्दन और हथेलियां पोंछने लगा ताकि उसका बुखार थोड़ा कम हो सके। मेरे हाथ थोड़े अनाड़ी थे, यहाँ तक कि कई बार पानी की बूंदें उसके चेहरे पर भी गिर गईं। जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो मैं तुरंत रसोई में भागा और खास उसके लिए हल्की, मुलायम चावल की खिचड़ी बनाई। मैंने उसे फूंक फूंक कर ठंडा किया और एक एक चम्मच उसके मुंह के पास ले गया। निंगबिंग दीदी, मुंह खोलो। इस बार वह एक सीधे सादे बच्चे की तरह चुपचाप मुंह खोलकर मुझसे खाती रही। कुछ निवाले खाने के बाद उसके पीले चेहरे पर थोड़ी सी रंगत वापस आ गई और उसमें मजाक करने की ताकत भी लौट आई। छोटू, अगर तुम्हारी इस सेवा के पैसे लगने लगे तो तुम्हारी ये दीदी तो कंगाल ही हो जाएगी। उसकी कमजोर सी मुस्कान देखकर मेरा दिल दर्द और प्यार से भर गया। मैंने अचानक ही कह दिया, जब तुम ठीक हो जाओगी तो ये कर्ज चुकाने के लिए मेरे लिए खाना बना देना। वह एक पल के लिए ठिठकी, फिर मुस्कुराई और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। दवा लेने और दलिया खाने के बाद वह फिर से ऊँघने लगी और सो गई। मुझे उसे अकेला छोड़ने में डर लग रहा था, इसलिए मैंने एक छोटा स्टूल उठाया और सोफे के पास कालीन पर बैठकर उसका ध्यान रखने लगा। उसके शांत चेहरे को सोते हुए देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। न जाने कितना समय बीत गया, मैं भी सोफे से टिककर खर्राटे भरने लगा और मुझे नींद आ गई। आधी नींद और आधे होश के बीच मुझे लगा कि मेरे कंधे पर कुछ भारी पड़ा। कोई गर्म और बेहद मुलायम सी चीज मुझ पर टिक गई थी। मैं हड़बड़ा कर जागा। वह बाई निंगबिंग थी। नींद में ही वह अनजाने में सोफे से नीचे की तरफ फिसल गई थी और उसका सिर ठीक मेरे कंधे पर आ टिका था। मेरा शरीर एक पल में बिल्कुल सख्त हो गया। मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। उसकी धीमी और एकसार सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी, जिससे एक अजीब सी गुदगुदी और सहरन महसूस हो रही थी। मुझे उसके बालों से आती शैम्पू की भीनी खुशबू आ रही थी, जिसमें उसकी अपनी एक खास महक घुली हुई थी। मेरा दिल सीने के भीतर किसी ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। मैं हिलने डुलने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी सांसें भी बहुत धीमी कर ली थी, इस डर से कि कहीं मेरी जरा सी हलचल से उसकी नींद न टूट जाए और ये अनमोल नजदीकी बिखर न जाए। दोपहर की धूप खिड़की की दरारों से छनकर सुनहरी किरणों के रूप में हम पर पड़ रही थी। हवा में हल्के दलिया की सौंधी खुशबू और एक गहरी शांति फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वक्त यहीं। वो तुरंत उठकर अलग नहीं हुई, वह बस शांत होकर मेरे इतने पास मौजूद चेहरे को देखती रही। तनाव की वजह से कांपती हुई मेरी पलकों को देखकर उसके होठों पर अनजाने में ही एक बेहद प्यारी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ उठाया और बहुत ही आहिस्ते से मेरे बालों को छुआ। उसका स्पर्श इतना हल्का था जैसे कोई पंख आकर गिर गया हो। सेमेस्टर के आखिर में क्लास मॉनिटर ने ग्रुप में मैसेज भेजा कि इस वीकेंड पूरी क्लास के लिए एक डिनर का प्लान बनाया गया है। रेस्टोरेंट ऐसा चुना गया था जहां आम तौर पर छात्र जाने का खर्च नहीं उठा सकते थे। मॉनिटर ने नोटिस के नीचे खास तौर पर लिखा था, आप सभी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को साथ ला सकते हैं ताकि माहौल और भी शानदार हो सके। ये मैसेज पढ़ते ही मेरा दिल बैठ गया। मैं और शियाओ मोंग एक ही क्लास में थे। भले ही लिन हान हमारी क्लास का हिस्सा नहीं था, लेकिन वह यकीनन शियाओ मोंग के साथ आने वाला था। क्लास डिनर के नाम पर बुलावा मेरे लिए किसी चक्रव्यूह या मुसीबत से कम नहीं था। पिछली बार मैदान में बाई निंगबिंग ने मुझे बचा लिया था, लेकिन इस बार मैं अकेले कोने में बैठकर उन्हें प्यार जताते हुए नहीं देखना चाहता था और न ही पूरे क्लास के हमदर्दी भरे चेहरे देखना चाहता था। मेरे दिमाग में एक बेहद हिम्मत भरा ख्याल आया। रात को जब बाई निंगबिंग खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आई तो मैं काफी देर तक झिझकता रहा। आखिर में हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, निंगबिंग दीदी। वह ध्यान से मेरे बनाए हुए हांगशाओरो स्वीट एंड सोर पोक का मजा ले रही थी। उसने सिर उठाए बिना पूछा, क्या हुआ? क्या आप इस वीकेंड फ्री हैं? उसने पूछा। क्यों? क्या मैं आपको इनवाइट कर सकता हूँ? हमारे क्लास की डिनर पार्टी है। मैं हकलाने लगा और मेरा चेहरा मारे झिझक के लाल हो गया। उसने कहा, मुझे खाना खिलाना चाहते हो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करें और मेरे साथ चलें। मैंने एक ही सांस में अपनी बात कह दी और घबराकर उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगा। बाई निंगबिंग थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर उसे सब कुछ समझ आ गया। उसकी आंखों में एक जानी-पहचानी मुस्कान तैरने लगी।
तुम्हारी क्लास वाली वो एक्स गर्लफ्रेंड भी वही होगी ना? मैंने शर्मिंदा होकर हाँ में सिर हिला दिया। उसने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा और नाटक करते हुए मुझे देखा। लेकिन इस दीदी की फीस बहुत ज्यादा है। मुझे लगा कि बात बन सकती है। मैंने तुरंत उसे मनाना शुरू कर दिया। निंगबिंग दीदी, प्लीज, सिर्फ इस एक बार के लिए। मैं आपके लिए पूरे 1 महीने तक शाही खाना बनाऊंगा। आपके कपड़े धोऊंगा, पोछा लगाऊंगा और साफ सफाई भी करूंगा। यहाँ तक कि मैंने थोड़ा मचलते हुए उसका हाथ हिलाया। अच्छी दीदी, मेरी मदद कर दो ना। बाई निंगबिंग मेरी इन हरकतों के आगे हार मान गई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। उसने हंसते हुए हाँ कह दिया। लेकिन तभी उसने अपनी बात बदलते हुए एक शर्त रखी। अगर नाटक करना ही है तो पूरी तरह से सही करना होगा, ताकि किसी को शक न हो। वीकेंड की उस दोपहर वह मुझे सीधे शहर के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल ले गई। उसने सबसे पहले अपने लिए एक बेहद खूबसूरत और महंगी ब्लैक ड्रेस चुनी। जब उसने वो ड्रेस पहनी तो वो सचमुच किसी मैगजीन के कवर से निकली हुई देवी लग रही थी। फिर उसने मुझे शीशे के सामने खड़ा किया और खुद मेरे लिए एक फिटेड डार्क ग्रे सूट चुना। मैंने कभी इतने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए मुझे बहुत अटपटा लग रहा था। लेकिन तो शीशे में दिख रहे हम दोनों लोग, चाहे कपड़ों का रंग हो, स्टाइल हो या अंदाज, हर तरह से एकदम परफेक्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों किसी खास दावत के लिए तैयार हुआ एक शानदार जोड़ा हों। पार्टी की शाम, जब मैं सज-धज कर आई बाय निंगबिंग का हाथ थामकर रेस्टोरेंट के प्राइवेट हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा, तो उसी पल पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें एक साथ हमारी तरफ मुड़ गईं, जिनमें हैरानी, सदमा और अविश्वास साफ झलक रहा था। बाई निंगबिंग की खूबसूरती, उसका ग्रेस और उसकी वो साफ तौर पर महंगी दिखने वाली ड्रेस देखकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि वो दोनों भी, यानी सज-धज कर आई शियाओ मोंग और उसके बगल में घमंड से भरा खड़ा लिन हान। शाओ मेंग की मुस्कान उसके चेहरे पर ही जम गई और लिन हान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस पल मेरे अहंकार और आत्मसम्मान को जीवन में पहली बार इतनी जबरदस्त संतुष्टि मिली। पूरी पार्टी के दौरान बाई निंगबिंग ने एक बेहद प्यार करने वाली और चिपकी रहने वाली प्रेमिका का किरदार पूरी पूर्णता के साथ निभाया। वह सबके सामने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती और मेरी प्लेट में खाना रखती। वह टिश्यू पेपर निकालकर बहुत प्यार से मेरे होंठों के कोने से चटनी पोंछ देती। जब वह देखती कि मेरी टाई थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो वो बहुत सहजता से पास आकर उसे ध्यान से ठीक कर देती। जब भी कोई मुझे शराब पिलाने या टोस्ट उठाने आता, तो वह मुस्कुराते हुए अपना ग्लास उठा लेती और मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती और कहती, माफ कीजिएगा, मेरे शियाओ च्वान को ज्यादा पीना नहीं आता, उसकी जगह ये ग्लास मैं पी लेती हूँ। इसके बाद वह एक सांस में पूरी ड्रिंक पी जाती, जिस पर सब लोग तालियां बजाकर उसकी तारीफ करते। उसने मुझे इस तरह लाड़ प्यार दिया कि मैं किसी राजकुमार की तरह महसूस कर रहा था। मुझे बस वहां बैठे रहना था और बाकी सभी की जलन से भरी निगाहों को स्वीकार करना था। शाओ मेंग का चेहरा पल पल खराब होता जा रहा था। वो बार बार मेरी तरफ देखती और फिर अपने बगल में खड़े लिन हान को देखती, जो सिर्फ दूसरों के सामने डिंगे हाँकने और शोफ करने में व्यस्त था। उसकी आंखों में बहुत ही उलझे हुए भाव थे। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। वो हाथ में शराब का ग्लास लिए मुस्कुराने का झूठा नाटक करते हुए हमारी तरफ आई और बोली, शिनचुआन, बहुत दिनों बाद मिले, अपनी गर्लफ्रेंड से पहचान नहीं कराओगे? वह कुछ कड़वी बातें बोलकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, बाई निंगबिंग ने अपना सिर उठाया और एक हल्की पर दिल पर सीधा वार करने वाली आवाज में जवाब दिया, माफ कीजिएगा, मेरे बॉयफ्रेंड को अपनी एक से बात करना पसंद नहीं है। शाओ मेंग का चेहरा पल भर में शर्म से लाल पीला हो गया और वह अपना ग्लास लिए चुपचाप वहां से खिसक गई। पार्टी खत्म होने के बाद भी मैं थोड़ा खोया खोया सा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक सपना हो। रेस्टोरेंट से बाहर आने पर जब रात की ठंडी हवा चेहरे से टकराई, तब जाकर मुझे थोड़ा होश आया। बाई निंगबिंग अभी भी बहुत सहजता से मेरा हाथ थामे हुए थी और अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाए हुए थी। मैं उसे देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ एक नाटक है या हकीकत। मेरे दिल में कहीं न कहीं एक उम्मीद जाग रही थी। काश ये नाटक कभी खत्म ही न हो। पार्टी खत्म होने के बाद मैं और बाई निंगबिंग सीधे कैब लेकर घर नहीं गए। उसने पास की नदी के किनारे टहलने
और ठंडी हवा खाने का सुझाव दिया। हम अभी भी वही महंगे गाउन और सूट पहने हुए थे। रात के समय नदी किनारे के छोटे से रास्ते पर चलते हुए हम किसी परीक्षा के राजकुमार और राजकुमारी की तरह लग रहे थे। रात की हवा ने शराब का नशा तो उतार दिया, लेकिन दिल के जज्बातों को उलझा दिया। किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। एक धुंधली रोशनी वाले मोड़ पर हमारा सामना अचानक नदी किनारे टहल रहे शाओ मेंग और लिन हान से हो गया। हम 4 लोग आमने सामने खड़े थे और हवा में अजीब सी हिचकिचाहट और शर्मिंदगी का माहौल फैल गया। मैंने अनजाने में ही बाय निंगबिंग का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे थोड़ा दूर से ले जाकर उनके बगल से चुपचाप निकल जाने की कोशिश की। लेकिन शाओ मेंग आसानी से हार मानने के मूड में नहीं थी। वह सीधे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, हाथ छाती पर बांध लिए और बेहद ताने भरे अंदाज में बोली, फिरौत, तुम हमेशा की तरह ही डरपोक हो, मुझे देखते ही छुपना चाहते हो। उसकी नज़र छुरे की तरह जहरा के चेहरे को छीलती हुई गुजरी। ये कैसी प्रेमिका ढूंढ कर लाए हो? मुझसे तो बहुत बड़ी लग रही है, दिखने में भी औसत ही है, पसंद बेहद खराब है और इतने भड़कीले कपड़े पहने हैं जैसे सबको बताना चाहती हो कि बेचे जाने के लिए बाहर निकली है। उसकी बातें और भी ज्यादा कड़वी और जहरीली होती जा रही थी। मेरा गुस्सा पल भर में भड़क उठा। मैं अपने अपमान को सह सकता था, लेकिन जहरा आपा का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं एक कदम आगे बढ़ा, जहरा आपा को अपने पीछे ढका और ईर्ष्या से ऐंठे हुए तानिया के चेहरे की ओर सीधे देखा। मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो कैसी है, ये आंकने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और अपनी उन आंखों से दूसरों को तौलना बंद करो जो सिर्फ पैसा देखना जानती है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, तुम खुद क्या चीज हो, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ की हवा खराब मत करो। मेरे शब्द किसी धारदार हथियार की तरह सीधे उसकी दुखती रग पर लगे। तानिया गुस्से से थरथर कांपने लगी, मेरी तरफ उंगली उठाकर बस तू तू करती रही, लेकिन पलटने में एक शब्द भी नहीं बोल पाई। आखिरकार उसने मुझे नफरत से घूर कर देखा और पैर पटकती हुई चली गई। लेकिन अयान नहीं गया। उसकी नीयत से भरी नजरें लगातार जहरा आपा पर टिकी हुई थी। वो आगे बढ़ा, अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे मक्खनबाजी करते हुए जहरा आपा के सामने बढ़ा दिया। सुनो सुंदर, इस मुफलिस लड़के के साथ मत रहो, इसमें कोई भविष्य नहीं है। मेरा नाम अयान है, मुझसे दोस्ती कर लो, अपना नंबर दे दो, अगली बार भाई तुम्हें ड्रिंक पर ले चलेगा। जहरा आपा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह मेरे पीछे से बाहर निकली और उसने वह कार्ड ले लिया। फिर अयान के सामने ही बड़े इत्मीनान से उस कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। ये सब करने के बाद उन्होंने अचानक अपनी आवाज ऊंची की और दूर जा चुकी तानिया की पीठ की तरफ साफ शब्दों में पुकारा, सुनो, मैं तो बहुत बदसूरत हूँ, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझ जैसी बदसूरत लड़की को ही बेशर्मों की तरह ड्रिंक पर क्यों ले जाना चाहता है? लगता है उसकी पसंद भी कुछ खास नहीं है। तानिया के कदम ठिठक गए और फिर वो और भी तेज गति से लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। अयान का चेहरा पल भर में तवे की तरह काला पड़ गया। उसने एक गाली बकी और उसके पीछे भाग गया। आखिरकार दुनिया में शांति छा गई। घर लौटते समय रास्ते में माहौल थोड़ा खामोश था। सड़क की एक धुंधली बत्ती के नीचे पहुंचकर मैं रुक गया। मैं मुड़ा, जहरा आपा की तरफ देखा और पूरी सच्चाई के साथ उनसे माफी मांगी। जहरा आपा, मुझे माफ कर दीजिए, आज रात मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। वह भी मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी उनके चेहरे पर ढल रही थी, जिससे वो बेहद सौम्य लग रही थी। उन्होंने नकार में सिर हिलाया, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। कोई बात नहीं, मुझे परेशानी से कोई परहेज नहीं है। वो थोड़ी देर रुकी, एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और मेरे थोड़ा और करीब आ गई। उसने अपना सिर उठाया, मेरी आंखों में देखा और बहुत ही धीमी आवाज में एक बात और जोड़ी, और मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में काफी खुशी होगी। उस एक पल में मेरी धड़कन एक सेकंड के लिए रुक सी गई। स्ट्रीट लाइट और चांदनी के साए में उसकी आंखों में एक अजीब सी नजाकत और सुकून था, मानो उनमें हजारों सितारे सिमट आए हों। मुझे एहसास हो गया कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर अब भी रुक गया तो मैं सिर्फ एक डरपोक कहलाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी हिम्मत जुटाई, उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द साफ साफ कहा, निगबिंग दीदी,
मैं नहीं चाहता कि तुम अब और नाटक करो। मैं चाहता हूँ कि तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी बात खत्म होते ही उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे चूम लिया। उसके होंठ बेहद नरम और मीठे थे। जी, नमे हवा की एक ताज़ा महक थी। रिश्ता तय होने के बाद मेरे और बाई निग्बिंग के साथ रहने की जिंदगी एक बिल्कुल नए दौर में पहुंच गई। हवा में जैसे मिठास और मोहब्बत के गुलाबी गुब्बारे तैर रहे हों। मेरी रोजमर्रा की जिंदगी बेहद अनुशासित और खुशहाल हो गई। मैं रोज सुबह जल्दी उठता और उसके लिए प्यार से नाश्ता बनाता। जब वो उनीदी आंखों से कमरे से बाहर निकलती तो मैं उसके पास जाता और टूथपेस्ट की ताजगी से भरा एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग किस लेता। उसके बाद एक सच्चे सुकून के साथ कॉलेज के लिए निकल जाता। बाई निग्बिंग में भी बहुत बदलाव आया था। उसने देर रात तक शराब पीना और आर्टवर्क बनाना बंद कर दिया और अपनी दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करने लगी। डस्टबिन में शराब की बोतलों की जगह अब ताज़े फलों के जूस की बोतलों ने ले ली थी। कभी कभी जब दोपहर में मेरी कोई क्लास नहीं होती तो वह एक छोटी बच्ची की तरह मेरा हाथ पकड़कर सुपरमार्केट ले जाती। मैं ट्रॉली धकेलता हुआ पीछे पीछे चलता और वह आगे आगे अपनी पसंद के स्नैक्स ट्रॉली में फेंकती जाती। फिर अचानक दौड़कर वापस आती, मुझे पीछे से गले लगा लेती, अपना सिर मेरी पीठ पर टिका देती और मुझे शेल्फ की सबसे ऊपरी जगह से चिप्स का पैकेट उठाने का इशारा करती। वह माहौल आम जिंदगी की एक खूबसूरत और सच्ची गर्माहट से भरा था, जिससे मुझे बेहद लगाव हो गया था। कैंपस में भी मैं पूरी तरह बदल चुका था। अब मैं वो खामोश और गुमसुम रहने वाला किंचुआन नहीं रहा था। मैं एक बेझिझक और हंसमुख इंसान बन गया था। मैं सबके सामने गर्व से बाई निग्बिंग का हाथ पकड़कर यूनिवर्सिटी कैंपस में टहलता। उसकी खूबसूरती को देखकर लोग हैरान रह जाते और हसरत भरी निगाहों से देखते। वहीं मैं अपना सीना चौड़ा करके इस सब पल का मजा लेता। जब भी मेरा सामना शियाओ मेंग और लिन हान से होता, मैं उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देता, क्योंकि मेरी आंखें अब सिर्फ और सिर्फ मेरे बगल में खड़ी उस लड़की को देखना चाहती थीं। बाई निग्बिंग को मुझे छोटे छोटे सरप्राइज देना बहुत पसंद था। कभी कभी जब मैं क्लास में बोरिंग लेक्चर ले रहा होता तो अचानक मेरा फोन वाइब्रेट होता। वह उसकी भेजी हुई एक तस्वीर होती, उसकी बनाई हुई एक नई ड्राइंग। उस ड्राइंग में मेरा एक छोटा सा कार्टून अवतार बना होता जो किचन में हड़बड़ी में खाना बना रहा होता, और बगल में उसका अपना कार्टून अवतार खड़ा होता जिसकी आंखों में ढेर सारे चमकते सितारे होते। कभी जब मैं थकाहारा घर लौटता और दरवाजा खोलता तो देखता कि पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और गुब्बारों से सजा हुआ है और खाने की मेज पर एक बेहद प्यारा सा छोटा केक रखा हुआ है। वह मेरे पीछे से कूद कर आती, मुझे गले लगाती और मेरे गाल पर एक किस करके कहती, शाओचुआन, बधाई हो, हमारे प्यार का 30वां दिन मुबारक हो। अंतिम परीक्षाओं से पहले मैं हर दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता था। वह अपना लैपटॉप और ड्राइंग बुक लेकर चुपचाप मेरे पास बैठ जाती थी। मैं पढ़ता था और वो पास में पेंटिंग बनाती थी। हम दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करते थे, लेकिन जब भी मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता और सिर उठाता तो मुझे उसकी मुस्कुराती हुई आंखें दिखाई देती। उसकी नजरें गर्म पानी के झरने की तरह थीं, जो मेरी सारी घबराहट को एक पल में शांत कर देती थी। उसे मेज के नीचे स्टॉकिंग्स पहने अपने पैरों से मेरी टांगों को चुपके से छेड़ने का भी बहुत शौक था। इससे मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता था और दिल तेजी से धड़कने लगता था, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना असंभव हो जाता था। मैं बस बेबसी और प्यार से उसे घूर सकता था, जिसके जवाब में वह चिढ़ाते हुए एक चुलबुला चेहरा बनाती थी। मेहनती बॉयफ्रेंड को इनाम देने के लिए वीकेंड पर वह मुझे शहर के छोटे छोटे दर्शनीय स्थलों की एक दिन की सैर पर ले जाती थी। हम प्यार में डूबे बाकी जोड़ों की तरह मशहूर दीवारों के सामने अजीबोगरीब तस्वीरें खिंचवाते थे। हम सड़क के एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक सारे स्ट्रीट फूड का स्वाद लेते थे। प्राचीन मंदिर के मन्नत वाले पेड़ के नीचे हम एक लवलॉक खरीदते थे। मार्कर पेन से टेढ़े-मेढ़े अक्षरों में हम दोनों का नाम लिखते थे और फिर पूरी ताकत लगाकर उसे सबसे ऊंची टहनी पर टांग देते थे। इन साधारण लेकिन प्यार से भरी छोटी छोटी रोजमर्रा की बातों ने हमारे रिश्ते को तेजी से गहरा और अटूट बना दिया। बाई निंगबिंग के दुलार और मार्गदर्शन में मैं एक अनगढ़ पत्थर की तरह था जिसे तराशा जा रहा हो, और धीरे धीरे मेरी झिझक और डर गायब हो रहा था। नया सेमेस्टर शुरू हो गया था। स्कूल खुलने के कुछ ही समय बाद
छात्र संघ ने एक नोटिस पोस्ट किया कि वे एक भव्य स्वागत कला शाम का आयोजन करने जा रहे हैं और सभी छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि बाहर के मेहमानों को भी आमंत्रित करने की अनुमति है। कक्षा का सांस्कृतिक प्रतिनिधि नामांकन फॉर्म लेकर एक एक करके सबसे पूछ रहा था। जब वह मेरे पास पहुंचा तो उस फॉर्म को देखकर मेरे दिल में अचानक एक विचार आया। मुझे कोने में रखी अपनी वो गिटार याद आई जिस पर धूल की एक पतली परत जम चुकी थी। रात को घर लौटकर मैंने उस गिटार को बाहर निकाला और धूल साफ की। लिविंग रूम के कालीन पर बैठकर मैंने अपने सबसे पसंदीदा लोकगीत को बजाने की कोशिश की। उंगलियां थोड़ी अटपटी लग रही थीं, लेकिन धुन अभी भी बहुत खूबसूरत थी। संगीत की आवाज ने अभी अभी नहाकर निकली बाई निंगबिंग को आकर्षित किया। वो मेरी सफेद कमीज पहने हुए थी, उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे थे और वो उत्सुकता से पास आ गई। अरे वाह, काफी अच्छा बजाते हो, हमारे शाओचुआन को तो ये भी आता है। वह मेरे पास बैठ गई और पूरा गाना खत्म होने तक सुनती रही। तुम क्या करने वाले हो? क्या फिर से मैदान में उतरने की तैयारी है? मैंने उसे स्कूल के कला शाम के आयोजन के बारे में बताया। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे नाम लिखवाकर कोशिश करनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही बाई निंगबिंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अपनी जांघ पर हाथ थपथपाया और खुद आगे आकर बोली, सिर्फ बजाना कितना बोरिंग होगा। मैं लीड सिंगर बन जाऊं तो कैसा रहेगा? हम दोनों एक जोड़ी बना लेते हैं, पक्का पूरी यूनिवर्सिटी को अपना दीवाना बना लेंगे। उसने अपनी छाती थपथपाते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन मैंने शक भरी निगाहों से उसे देखा। मेरे दिल में धड़कनें बढ़ रही थीं। मैंने उसे कभी गाते हुए नहीं सुना था। कहीं ऐसा न हो कि ये सिर्फ कराओके की बातें हों। मैंने झिझकते हुए और बहुत सावधानी से पूछा, निंगबिंग दीदी, क्या आप सच में अच्छा गाती हैं? आप सच कह रही हैं या मजाक कर रही हैं? मेरी बात खत्म ही हुई थी कि उसने मेरा कान पकड़ लिया और जोर से घुमा दिया। अच्छा, तो तुम्हारे पर निकल आए हैं, है ना? बाई निंगबिंग ने गुस्से में कहा। उसने अपनी दूसरी उंगली से मेरी नाक की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी दीदी की काबिलियत पर शक करो? जरा अपनी सगी बहन से पूछकर आओ कि क्या बाई निंगबिंग उस समय यूनिवर्सिटी की मशहूर गायिका थी। मुझसे गलती हो गई। मैंने जल्दी से उसका हाथ थपथपाते हुए माफी मांगी। निंगबिंग दीदी की आवाज तो यकीनन सुरीली ही होगी। मुझसे ही पहचानने में भूल हो गई। तब जाकर उसने हुंकार भरी और मेरा कान छोड़ दिया। अब सही कहा। इस तरह हमारी बैंड की शुरुआत हो गई। हम रोज रात के खाने के बाद साथ में रियाज करने लगे। जब मैंने उसके लिए म्यूजिक बजाया और उसे गाने का इशारा किया तो बाई निंगबिंग ने अपना गला साफ किया। फिर उसने गाना शुरू किया। उस पल मैं पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी आवाज एकदम साफ, सुरीली और उसमें एक खास तरह की मिठास थी। उसमें भावनाएं और हुनर दोनों झलक रहे थे। उसका हर सुर और हर सांस बिल्कुल सही जगह पर थी। ये कोई मामूली गायकी नहीं थी, वो तो किसी पेशेवर गायक की तरह गा रही थी। मेरा गिटार और उसकी आवाज आपस में बहुत खूबसूरती से मिल गए थे। हमारे बीच एक अलग ही समझ थी। दोनों का तालमेल एकदम सही बैठ रहा था। मैंने उसे आंखें बंद करके संगीत में खोए हुए देखा और मेरा दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले दिन हम आखिरी प्रस्तुति के रूप में मंच पर आए। मैंने एक सादी सफेद कमीज और जीन्स पहनी हुई थी और गिटार लेकर एक ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। रोशनी के बीच बाई निंगबिंग सफेद रंग की एक सादी लंबी फ्रॉक पहने नंगे पांव मंच के बीच में खड़ी थी। उसे देखते ही दर्शकों में से तारीफों की आवाजें आने लगीं, कितनी खूबसूरत है। जब मेरा संगीत शुरू हुआ और उसकी आवाज माइक के जरिए पूरे हॉल में गूंजी तो पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। हर कोई हमारे उस शांत और खूबसूरत संगीत में खो गया था। गाना खत्म होने के बाद भी उसकी आवाज हवा में तैरती रही। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और जोरदार तालियों से गूंज उठा। एंकर मंच पर आया और उसने सहजता से पूछा, ये खूबसूरत लड़की, आपकी गायकी बहुत शानदार थी। क्या आप कोई पेशेवर गायिका है? और हमारे छात्र के साथ आपका क्या रिश्ता है? एंकर मजाक कर रहा था। मैंने अपना गिटार नीचे रखा, खड़ा हुआ और एंकर के हाथ से माइक ले लिया। मैं बाई निंगबिंग के पास गया और उसका हाथ थाम लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां एक प्यार भरी मुस्कान और जगमगाते तारे थे। मैंने अपना चेहरा घुमाया,
सभी शिक्षकों और छात्रों की तरफ देखा और जोर से पूरी ताकत लगाकर कहा, ये बस मेरी पार्टनर है, क्या आप लोग यकीन करेंगे? पूरे हॉल में हंगामा मच गया। बाई निंगबिंग मुस्कुराई। उसने मेरे हाथ से माइक लिया और एक बात और जोड़ दी, मैं इसके नीचे वाले फ्लोर पर रहने वाली वो बड़ी दीदी हूँ जिसने इसका पहला किस चुराया था। पूरा हॉल खामोश हो गया। आज रक्षाबंधन का त्योहार था और मैंने और बाई निंगबिंग दोनों ने ही बाहर जाने का कोई प्लान नहीं बनाया था। शाम को हम रसोई में सिर्फ हम दोनों के लिए एक कैंडलाइट डिनर तैयार कर रहे थे। मैं सामग्री सहेजने का काम कर रहा था, बीफ को मैरिनेट कर रहा था और सब्जियों को सुंदर आकार में काट रहा था। वही बाई निंगबिंग पीछे से मेरी कमर को कसकर पकड़े हुए थी और अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिकाए हुए थी। वह बिना चैन के इधर उधर मचल रही थी और मुंह ही मुंह में कोई बेसुरा सा गाना गुनगुना रही थी। उस छोटी सी रसोई में एक सुकून भरा और मीठा माहौल घुल रहा था। शरारत मत करो, गुदगुदी हो रही है। मैंने मुस्कुराते हुए खुद को थोड़ा दूर हटाया। नहीं, मुझे तो शरारत करनी है। उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया और मेरी गर्दन पर एक चुंबन दे दिया। जब हम प्यार भरे पलों में खोए हुए थे, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। कौन होगा इस वक्त? बाई निंगबिंग अपनी नई खरीदी हुई मोमबत्तियां सजाने में व्यस्त थी। उसने सिर उठाए बिना ही मेरी तरफ इशारा किया, शियाओचुआन, जाकर दरवाजा खोलो। मैंने अपने हाथ पोंछे और थोड़ा अनिच्छा से दरवाजा खोलने गया। मुझे लगा कोई डिलीवरी वाला होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक जाना पहचाना चेहरा किसी तोप के गोले की तरह सीधा मेरी तरफ लपका। मेरे शियाओचुआन, मेरी सगी बहन शिन रुओशी थी। उसने मुझे जोर से गले लगा लिया और पूरी की पूरी मुझसे लिपट गई। फिर बचपन की तरह उसने अपने पंजों से मेरे सिर को पागलों की तरह सहलाया और मेरे बालों का कबाड़ा कर दिया। उसका चेहरा मेरी छाती से सटकर रगड़ खा रहा था, बिल्कुल किसी बड़े हस्की कुत्ते की तरह। उसके इस अचानक प्यार से मैं हक्का बक्का रह गया। दीदी, तुम यहाँ कैसे? पहले बताया भी नहीं। शिन रुओशी मुझे गले लगाए हुए उस लाडलेपन से भरे लहजे में बोली, क्या तुम्हें अपने प्यारे भाई की याद नहीं आई? दीदी को छुट्टियां मिली हैं, इसलिए खास तुमसे मिलने उड़कर आई हूँ। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि मुझे अपनी टी शर्ट का पिछला कॉलर जोर से खींचता हुआ महसूस हुआ। एक ना टाली जा सकने वाली ताकत ने मुझे मेरी बहन की गोद से जोर से खींचकर बाहर कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाई निंगबिंग एक हाथ कमर पर रखे, दूसरे हाथ से मेरा कॉलर पकड़े शिन रुओशी का सामना कर रही थी। उसने नाखुशी से अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में एक असली हक जताने का भाव था और उसकी आवाज भी जलन से भरी हुई थी। क्वियान रुओक्सी, पहले मैं तुम्हें बेबी बुलाती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हें बदबूदार बेबी बुलाना पड़ेगा। शियाओचुआन अब मेरा बॉयफ्रेंड है। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा, कृपया सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ओके? मुझे जलन होगी। क्वियान रुओक्सी वही जम गई। उसने एक बार उकसाने वाले भाव लिए बाई निंगबिंग को देखा और फिर एक बार मेरी तरफ देखा, जो बेहद शर्मिंदा खड़ा था। पूरे आधे मिनट के बाद उसके दिम आग की सुस्त घंटी आखिरकार बजी। उसने बाई निंगबिंग की नाक की तरफ उंगली उठाई और चोर पकड़े जाने वाले उत्तेजित चेहरे के साथ वही उछल पड़ी। अरे वाह, वाह बाई निंगबिंग, मैंने तुमसे अपने भाई का ख्याल रखने को कहा था और तुम उसका इस तरह ख्याल रख रही हो। तुमने उसका ख्याल रखते रखते उसे अपने बिस्तर पर ही सुला लिया। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे ही फाड़ दे। अपनी जिंदगी की इन दो सबसे अहम औरतों को इस तरह आमने सामने भिड़ते देख रहा था और मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। मैंने माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए समझाने की कोशिश की। दीदी, मेरी बात सुनो, असल में ये मेरी खुद की मर्जी थी। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही क्वियान रुओक्सी और बाई निंगबिंग ने गजब का तालमेल दिखाते हुए एक साथ मेरी तरफ सिर घुमाया और एक ही आवाज में चिल्लाई, खामोश हो गया और अपनी गर्दन समेट ली। मुझे लगा कि घर में मेरी हैसियत अब खतरे में है। आखिरकार ये जंग खाने के लालच में थोड़ी देर के लिए थम गई। हम तीनों खाने की मेज पर बैठ गए। मेज पर मेरी प्यार से सजाई मोमबत्तियां जल रही थीं। बीफ से उठती खुशबू बेहद लुभावनी थी, लेकिन जो माहौल रोमांटिक और प्यारा होना चाहिए था, वह क्वियान रुओक्सी नाम की इस बिन बुलाए मेहमान की वजह से अजीब और खामोश हो गया था। 2 लोगों का कैंडललाइट डिनर जबरदस्ती 3 लोगों की अदालत में बदल चुका था। बाई निंगबिंग और क्वियान रुओक्सी एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही थी।
दोनों सिर झुकाए अपनी प्लेट में रखे स्टेक को ऐसे काट रही थी जैसे उससे कोई पुरानी दुश्मनी हो। मैं उन दोनों के बीच बैठा था और मेरी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। स्टेक जल्दी ही खत्म हो गया। क्वियान रुओक्सी का पेट अभी पूरी तरह भरा नहीं था। उसने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और सन्नाटे को तोड़ा। खाली प्लेट को देखते हुए वो जोर से बोली, अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खाना कम पड़ गया? मेरा तो पेट ही नहीं भरा। ऐसा कहते हुए उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। बाई निंगबिंग ने तुरंत अपने कांटे और छुरी नीचे रखे और पलटवार किया। खाना पूरा कैसे पड़ेगा? हम दोनों का ये प्यारा और रोमांटिक डिनर तुम जैसी पेटू बहन ने आकर पूरी तरह से खराब कर दिया। हमारी 7वीं रात का त्योहार तुमने बर्बाद कर दिया। और अब तुम्हें पेट भर खाना भी चाहिए? क्वियान रुओक्सी ने ये सुना तो वो भी पीछे नहीं हटी और तुरंत बोली, ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बहुत कम खाती हो। मेरे भाई का बनाया खाना तुम किसी से भी ज्यादा नहीं ठूंसती क्या? बाई निंगबिंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने सच में मेरे भाई से शादी करने की हिम्मत की तो तुम्हारी इस खुराक से मेरे भाई की मेहनत की कमाई कुछ ही सालों में कंगाल हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई निंगबिंग ने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे खाना खिलाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? अगर मैं चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वह मेरा सगा भाई है। दोनों एक के बाद एक बोलती रहीं और फिर से झगड़ने लगी। जंग का ये मैदान और ज्यादा भड़कने की दिशा में बढ़ रहा था। मैं उन दोनों के बीच बैठा कभी बाएं देखता तो कभी दाएं। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी बुलफाइटिंग रिंग के बीच में फंसा हुआ वह लाल कपड़ा हूँ जो हर तरफ से हमला झेल रहा है। मैं एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर सका, बस अपना सिर झुका लिया और मासूम तथा लाचार भरी निगाहों से बेबसी के साथ उन्हें देखता रहा। मेरी वो हालत बिल्कुल एक दुखी और सताई हुई नई दुल्हन जैसी लग रही थी। मेरी उस सहमी हुई और लगभग रोने जैसी सूरत को देखकर आपस में तीखी बहस कर रही शिन रुओशी और बाई निंगबिंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। पता नहीं कौन पहले खुद को रोक नहीं पाई और यह पूछी करके हंस पड़ी। इसके तुरंत बाद दूसरी भी हंस पड़ी। अभी कुछ देर पहले तक जो माहौल तनावपूर्ण था और ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल लड़ाई हो जाएगी, वो पल भर में गायब हो गया। शिन रुओशी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से मेरे सिर को थपथपाया। फिर उसने बाई निंगबिंग की तरफ मुड़कर कहा, ठीक है, मान गई तुम्हें, जो तुमने मेरे सबसे प्यारे भाई को छीन लिया। उसने एक ठंडी सांस भरी, लेकिन उसकी आवाज में मुस्कान थी। लेकिन ये देखते हुए कि तुमने उसे कितना हटा-कट्टा और खुशहाल रखा है, मैं इस रिश्ते को अपनी मंजूरी देती हूँ। बाई निंगबिंग ने जीत की खुशी में अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, ठीक उसी तरह जैसे किसी लड़ाई में जीता हुआ मोर अपनी अकड़ दिखाता है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और अपना हक जताते हुए मेरी गर्दन पर हाथ रख दिया। आखिरकार मेरा आदमी है, तो क्या मैं उसका ख्याल भी नहीं रखूंगी? तीनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। मोमबत्ती की रोशनी में परिवार का अपनापन और प्रेमियों का मीठा प्यार आपस में पूरी तरह घुल मिल गए। जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई बिस्तर तक ही सीमित रहती है, वैसे ही दो अच्छी